बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज हुकूमती तर्जुमानों का एक अहम इजलास हुआ। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी जमात सेनेट इलेक्शन में बाआसानी फतह हासिल करेगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा लंदन जाना चाहती हैं, इसलिए बैकडोर राबते किए गए। इसके अलावा हुकूमत ने फैसल वावरा साहब को सेनेट टिकट देने का हतमी फैसला कर लिया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रही हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर ये बात आप भी कई बार कर चुके हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि वो लंदन जाना चाहती हैं, इसके लिए बैकडोर राबते भी किए गए। हुकूमत अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें कर रही थी और अचानक से ये बात, क्या हुकूमती क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जाएंगे? मैंने ये बात बहुत पहले इस प्रोग्राम को जो भी नाज़रीन देखते हैं उनको ये बात याद होगी कि मैंने ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे और बल्कि उनके बाहर जाने से बहुत पहले शहबाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ राब्ते शुरू हुए थे और मैंने ये बात इस प्रोग्राम में हमने न्यूज़ ब्रेक की थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के बाद जो है वो बाहर चले गए। वो बीमार थे, क्या बीमारी थी क्या नहीं थी, बहरहाल हमने उन रिपोर्ट्स के ऊपर और उन शख्सियात के ऊपर रिलाय किया जो अहम शख्सियात हैं, डॉक्टर्स भी और जो नवाज शरीफ साहब को देख भी रहे थे, रियासती सतह पे भी और हुकूमती सतह पे भी। और उसके बाद हमने वो प्रोग्राम में बातें बयान की। वही गालिबन बातें इमरान खान साहब के सामने रखी गई होंगी, लेकिन फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब ने उसके बाद कहा कि मैंने तो चढ़ते हुए देखा और ये और वो सारा। उसके कुछ अर्से के बाद मेरी नवाज साहिबा ने भी गालिबन बात की थी कि मैं जाना चाहती हूँ जो अपने वालिद के पास, वो भी नहीं गई उसके बाद बाहर। और फिर ये हुआ कि उनका नाम जो है ECL पे डल गया। अच्छा, अब मरीम नवाज साहब ने कल ये बात की जो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी और उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब ने और हुकूमत की तरफ से बात आ गई कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जाना चाहती हैं। अब हमें इंतज़ार है कि मरीम नवाज साहिबा का जवाब क्या आता है और मुस्लिम लीग में उनका क्या जवाब आता है। ठीक है, ये बात अहम है। और उसके साथ ही मैं आपको ये बात करता चलूँ कि आज 2-3 बातें ऐसी हैं जो अचानक पै दर पै हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ऐसे हुआ कि आज काबीना का इजलास होना था, तो अल सुबह ये ऐलान हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने काबीना का इजलास और अपनी सरकारी मसरूफियात 3 दिन के लिए मुलतवी कर दी हैं और वो 3 दिन जो अरकान हैं पार्लियामेंट के मुख्तलिफ, उनकी राय जानेंगे और उन्हें उनकी बात सुनेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि दिन में ये खबर आई कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों की जो आरा थी मुख्तलिफ वो उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने कहा फैसल वाउडा साहब को ही टिकट दिया जाएगा। और पार्लिमानी बोर्ड ने पहले ऐलान किया था फैसल वाउडा साहब का, फिर उसके बाद जो है वो इतराज़ हुआ मुख्तलिफ लोगों का। फिर वही खबरें आई कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने कारकुनों की बात सुन ली है और वो शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म साहब सुनते हैं बात सबकी। आज लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, फैसल वाउडा को ही मिलेगा टिकट और बाकी भी जो टिकट्स हैं वो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं सुनने जा रहा। और कल फिर अब उन्होंने काबीना का इजलास बुला लिया जो कि 3 दिन के लिए पहले था कि सरकारी मसरूफियात के बाद इजलास नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सीनियर एडवोकेट शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाखावर साहब, एक तो आप हुकूमत के यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत के वकील हैं, गालिबन हुकूमत की तरफ से आप पेश भी हो रहे हैं। हेलो जी शाखावर साहब, आप हुकूमत की तरफ से पेश भी हो रहे हैं इसमें फॉरेन फंडिंग केस में। हाँ, नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं कह सकते। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती पार्टी है, ठीक है, पार्टी की तरफ से मैं फॉरेन फंडिंग केस में पेश हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं उसके ऊपर तो खैर अभी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आपने ज़ाहिर अदालतों को आप देख रहे हैं और सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और ये सारे मामला, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आज इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ है? आपने देखी है गालिबन वहां पे, वो क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा है? क्या खुफिया यानी हाथ खड़ा करके वोट डाले जाएंगे आपको लग रहा है, या खुफिया तरीके से ही जैसे पहले होता रहा वैसे ही वोट डाले जाएंगे? जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस जो है, जो ज़ेर तजवीज़ है, जिसमें ये क्वेश्चन है आर्टिकल 226 के हवाले से कि क्या सेनेट के इलेक्शन जो है वो आइन के तहत हैं या उसके बाहर हैं, तो उसमें
हुकूमत की तो आपको पता है कि ख्वाहिश है कि ये शो ऑफ हैंड के जरिए हो और खुफिया रायदही के तहत ना हो। लेकिन इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इसमें फरीक है और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी है, उन्होंने अपने जो रिटन कमेंट्स फाइल किए हैं सदारती रेफरेंस में, उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आर्टिकल 226 में जब तक तरमीम नहीं होती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुफिया राय दही के जरिए ही सेनेट के इलेक्शन करवाएंगे। और जब आज वो पूरे इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, बाकी मेंबरान भी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर उनसे ये सवाल दो किए गए। एक तो ये है कि क्या जो आइन ने आपको जिम्मेदारी दी हुई है कि आप किसी भी इलेक्शंस में जो भी करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस होती है उसमें आपकी जिम्मेदारी है उसको रोकना, उस पर आपने क्या इकदाम किया है। एक तो ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप हमें वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ दें कि सदारती रेफरेंस में आपका मौक़िफ़ क्या है। तो उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि हमने जो अपने रिटन कमेंट्स दिए हुए हैं उसमें हमारा मौक़िफ़ यही है कि जब तक आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम के जरिए ये वाज़े नहीं हो जाता कि सेनेट इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, हम उस वक्त तक जो है खुफिया राय दही सीक्रेट बैलेट के तहत ही इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अच्छा, इसका नहीं, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आज ये सदारती रेफरेंस गालिबन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात को डिलिस्ट कर दिया और इस रेफरेंस को उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा, यही है, मतलब हंगामी तौर पे उसकी वजह यह है कि इसकी समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोजाना की बुनियाद पर कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गालबन इस पे उनका बैक ऑफ माइंड पे ये बात है। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। आपको क्या लग रहा है, खुफिया तरीके से, खुफिया जैसे पहले होता था वैसे ही होगा या शो ऑफ हैंड से होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में ऑफ पाकिस्तान में जो हियरिंग हो रही है उसमें गालबन वो जब तक इसमें तरमीम नहीं होती तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो जो ओपिनियन जो है वो कोई ऐसा देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिसमें वो हुकूमत को इजाजत दे कि ये आप सिर्फ लॉ में अमेंडमेंट करके शो ऑफ हैंड के जरिए ये इलेक्शन करवा सकते हैं। यानी खुफिया जैसे पहले होता था वैसे ही होगा इलेक्शन। जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो वादे मौक़िफ़ दिया और कल भी गालबन वो उन्होंने तहरीरी दोबारा एक मौक़िफ़ देना है, ठीक है, उसमें तो वो यही कहेंगे और उनका मैं समझता हूँ कि स्टांस किसी हद तक आइन और कानून के मुताबिक भी है कि जब तक आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं हो जाती 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ठीक है, वो खुफिया रायदही के तहत ही इलेक्शन करवाएगा। अच्छा, मुझे शखावत साहब दो बातें आप जरा मैं आपसे चाहूंगा कि मुख्तसर मुझे बताएं। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि सेनेट है तो सेनेट का जो मतलब बाकी सूबाई सीटों की तो इतनी अहमियत नहीं रही, अब ये कौमी असेंबली का जो सीट है जिसके ऊपर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी साहिबान के दरमियान मुकाबला हो रहा है, इसकी अहमियत है कि कौमी असेंबली है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कौमी असेंबली में किस तरह से वोट होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक पार्टी जो है वो ये कहे कि जी या वो कहे अपने अरकान से कि आपने भी आना है, बाकी पार्टियों ने भी आना है, और एक पार्टी के कुछ अरकान बीमार हो जाएं या गायब हो जाएं या उस दिन उन्हें कोई नजला बुखार हो जाए और वो ना आए, तो यानी फिर उनके वोट जाया हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जो भी रुकन कौमी असेंबली जो कि अभी आपने जिसका जिक्र किया, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से 2 सीटें, एक खवातीन की नशिस्त है और एक जनरल नशिस्त है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब उनके मुकाबले। ठीक है, लेकिन अगर आप अददी एतबार से देखें तो वो तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को जो है वो एक बरतरी हासिल है अददी एतबार से। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जिस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, वो बिल्कुल इनको ये इंश्योर करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को कि वो अपने जितने भी अरकान असेंबली हैं उनको इंश्योर करें कि वो उस दिन आए और अपने कैंडिडेट के हक में वोट दें। लेकिन आप जैसी सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी अगर मेंबर कौमी असेंबली उस दिन एब्सेंट होगा, चाहे वो हुकूमती जमात का हो या अपोजिशन का, वो उसके कैंडिडेट को नुकसान होगा कि जिसकी वो जिस पार्टी के
जो लोग जो हैं वो गैर हाजिर होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे नहीं, मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत है, हुकूमत और उनके इत्तेहादी मतलब 10, 15, 20, 25 लोग उधर से गायब हो जाएं, तो वो मेरा ख्याल है कि या अपोजिशन के लोग गायब हो जाएं, तो वो काउंट होंगे ना वोट कि जी, मतलब है कि वो देखिए वो तो एक्सक्लूड हो जाएंगे ना, वो तो चूंकि जब वो हाजिर ही नहीं हुए और उन्होंने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज ना किया, अच्छा, तो वो तो गैर हाजिर मुतसव्वर होंगे। अच्छा, और वो जिस पार्टी के लोग ज्यादा गैर हाजिर होंगे उसका नुकसान मैं समझ गया। दूसरी बात ये बताइएगा कि इसमें सादा अक्सरियत जिस पार्टी की हो, यानी मिसाल के तौर पे फर्ज करें अगर यूसुफ रजा गिलानी अगर जीत गए, तो उसका क्या असर होगा? देखिए ये तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सूरत हाल हो जाएगी, एक बड़ी एक अजीब सूरत हाल हुकूमत या उनके इत्तेहादियों के लिए हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर फर्ज कर लें कि ये इलेक्शन जीत जाते हैं सेनेट का, तो उससे तो फिर ये सवालिया निशान उठेगा कि हुकूमत और उनके हलीफ जो है वो अक्सरियत जो है वो कौमी असम्बली में लूज कर गए हैं। तो वैसे तो उस पर डायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन वो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो इनकरेजमेंट होगी अपोजिशन के लिए या पीडीएम के लिए कि वो फिर कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बड़े जो है वो कॉन्फिडेंस से लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत भी जो है वो ऐसे नहीं बैठी, उनके भी सारे उनके एक तो अददी उनकी तादाद भी ज्यादा है और वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये अपना जो है अपने कैंडिडेट को जितवाएं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो यूसुफ रजा गिलानी है वो भी साबिक वजीर आजम है, स्पीकर नेशनल असम्बली रह चुके हैं और उनका अपना भी एक असर रसूख और वजन है। तो ये वाकई बड़ी एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है कि वो भी अगर मैदान में उतरे हैं तो वो भी अपने होमवर्क के बगैर वो भी नहीं उतरे हो। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सादा अक्सरियत चाहिए इसके लिए, 2/3 नहीं चाहिए ना, जाहिर है। वो तो जिसने 51% वोट ले लिए, अच्छा, वो जीत जाएगा। अच्छा, तो ये हफीज शेख साहब, ये चले आपसे सियासी तज़किया लेता हूं, हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी, ये कैसे देख रहे हैं आप? ये हुकूमत को कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लाना चाहिए था, आपको लगता है? एक सियासी आपसे सवाल है। नहीं, मैं नहीं समझता कि हफीज शेख जो है वो कोई कमजोर कैंडिडेट है। ठीक है, उनको अगर हुकूमत ने उतारा है, वो वजीर खजाना है और उन्होंने कंटिन्यूटी रखनी है अपनी इक्तिसादी पॉलिसी में। IMF के साथ मुआहदा भी किया आज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अगर मैं ये कहता हूं कि इस वक्त हुकूमत को तो बहरहाल एज हासिल है कि उनकी तादाद कौमी असम्बली में मेजॉरिटी है और वो ज्यादा है अपोजिशन से, तो वो अगर उसको मेंटेन रख सकेंगे तो वो एक अच्छी पोजीशन में उनके कैंडिडेट हैं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अगर वो जीत गए तो ये अदम एतमाद होगा एक तरह से? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि हाँ, वो करारदाद वगैरह ला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यानी ये वही बात है। अच्छा, इसमें अब एक लावा पकड़ा है यहाँ पे ना, एक लावा पकड़ा है। जवाब के हम मुंतजर हैं कि मरीम नवाज साहिबा इन इल्जामात का क्या जवाब देती हैं कि उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा। अच्छा, नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे घर आके भी कहेंगे तो मैं जो है वो बाहर नहीं जाऊंगी। अच्छा, लेकिन साथ ही पहले उन्होंने कहा था कि मेरी एक सर्जरी सिर्फ बाहर ही हो सकती है। ये जो बात की थी, फिर उन्होंने कहा था घर आके भी मुझे कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर इनकी तरफ से ये बात हुई। अच्छा, लेकिन इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो हुकूमत की साइड है, देखिए बहुत बड़ी तादाद में ये तो बात बिल्कुल तय है कि 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं और पहले बैठे थे, अब उनकी तादाद ज्यादा हो चुकी है। ये इस प्रोग्राम में जिक्र भी हो चुका है। फिर ये भी ज़हन में रखें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो रिश्तेदार हैं पीर साहब पगारा के भी और जहांगीर तरीन साहब के भी। दूसरी बात जो है वो ये जहन में ये भी रहे कि जो यानी आज मेरा ये अपना ख्याल था कि जैसे फैसल वाउडा साहब के ऊपर ये बाकी जो कल सारा दिन खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनकी कारकुनों की, अब बलूचिस्तान में तकरीबन बगावत हो गई है। बलूचिस्तान में जो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, जो उन्होंने कहा है उनके साहबजादे ने जो है वो टिकट का ऐलान कर दिया है और उनको वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी को तब्दील करने का ऐलान किया वज़ीर आज़म साहब ने। तो ये और अब देखते हैं कि इस बहरान से वज़ीर आज़म कैसे निकलते हैं। अच्छा, इसी दौरान पड़ोस में एक और बड़ा लावा पकड़ा है, वो तो आतिशफिशा पकड़ा है पड़ोस में। और वो मैं बात बार बार कह चुका हूं कि वहां पर इतना बड़ा मसला होगा अगर अब वहां के भारत के अवाम को इस बात का यकीन हो गया, और जो कि सच है, उनको यकीन होने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने
सौदा कर लिया है अपनी धरती का, अपनी धरती माँ का, भारत की सरजमीन का चाइना के साथ, और सरेंडर किया है। सरेंडर ऑफ द सेंचुरी या सरेंडर ऑफ द मिलेनियम, जो भी कहें, जिसको नाम दें। उसकी वजह यह है, मैं जो बात बार बार कह रहा हूं, अब वहां पे बहस में आनी शुरू हो गई है कि फिंगर 8 तक वो जो है वो थे, ये फिंगर 3 तक थे, वो ये इंडिया जो है ये आगे तक जाता था फिंगर 8 तक, अब ये जो है वो आगे नहीं जा पा रहा। और जो पीछे पहाड़ियां हैं कैलाश की, यानी जो साउथ, ये तो पेंगोंग सू तो नॉर्थ पे है ना, यानी उसके पेंगोंग सू के नॉर्थ पे ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स वाले पहाड़ हैं। जो उनका साउथ है उस पे कैलाश की पहाड़ी हैं, वो पहाड़ी चोटियां जहां पर इंडिया ने कब्जा, यानी इंडियन फौज आ गई थी 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को। अब जनाब इसमें आप ये देखें कि आज उनकी फौज ने पिक्चर्स रिलीज की हैं और वीडियोस रिलीज की हैं कि चाइना पीछे अपनी फौजों को लेके जा रहा है। ये उन्होंने उनके सारे अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हर अखबार के अंदर वो तस्वीरें आई हुई हैं कि वो अपनी फौज को भी हटा रहे हैं और अपने टैंक्स को भी हटा रहे हैं और वो सारा पीछे कर रहे हैं। वो तस्वीरें अगर हम दिखा दें यहां पे तो बात जरा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये उन्होंने तस्वीरें जारी की उनकी फौज ने, ठीक है ना, और उसमें चाइनीज आर्मी को दिखाया कि वो पीछे जा रही है। अच्छा, लेकिन इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि उनके मनीष तिवारी जो कि उनके साबिक वजीर हैं, वो जनाब दक्कन क्रॉनिकल में लिख रहे हैं कि अ बैड डील, ठीक है, और वो बैड डील के अंदर वो ये बात वाज़ेह तौर पे लिख रहे हैं कि जनाब एग्जैक्टली वही बात कि साइनो इंडियन डिसएंगेजमेंट इज अ बैड डील। और फिर वो उसमें जिक्र कर रहे हैं कि कैलाश की पहाड़ियां, ये कैलाश की पहाड़ियां कौन सी हैं? जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और जितने अरसे से भी, उनको याद होगा कि इट वॉज परहैप्स द ओनली ऑप्शन ऑन द टेबल and fading up nature. India's ability to negotiate is severely constricted owing to its diminution net national power. अच्छा, past 80 months जब तक ये रूल हुआ है, ठीक है, एनडीए और बीजेपी का रूल है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया था। लेकिन असल बात जो है वो ये कह रहे हैं कि साउथ बैंक, मैं जो बात बार बार कह रहा हूं 3 दिन से, कि जो साउथ, इसका जो जनूबी किनारा है पेंगोंग सू का, उसको गिव अप कर दिया है। अच्छा, वो कैलाश रेंज, ये वो इलाका, मेरा ख्याल है नाजरीन, कुछ नाजरीन जो अरसे से प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ अरसे से, उनको याद होगा ये कैलाश की वो पहाड़ियां हैं जहां पे शिवाजी का जहां पे था कि शिवाजी वहां पे रहते हैं। जी, और उनके साथ जो है वो उनकी जो है वो उनकी पत्नी भी वहां पे रहती हैं, ठीक है, पार्वती जो है, और उनके बच्चे भी रहते हैं, गणेश और करता गया, वो भी रहते हैं। तो मसला यह है कि वहां तक जाने के लिए तो रोड बनाई थी उत्तराखंड से लेके, ठीक है ना, उत्तराखंड से उन्होंने रोड बनानी शुरू की थी। और अगर हम उस जमाने का अखबार दिखा दें तो प्रिंट तो यही था ना कि कैलाश मनसरोवर पिलग्रम्स इज रेडी, न्यू रोड और विल कट ट्रेवल टाइम बाय 3 days। तो यही तो सड़क बननी थी। अब उन्होंने कैलाश की पहाड़ियों से उतरने का ऐलान किया है। अच्छा, और इस बात को आप ये देखें कि जो बिजनेस इंसाइडर न्यूज़पेपर है, जो उनका बड़ा मैगजीन है, वो कह रहा है कि इंडियाज डिसएंगेजमेंट प्लान लुक्स अ लॉट लाइक चाइनाज 1959 क्लेम एट एलएसी, जो 59 पे चले गए वापस। यानी वो इन्होंने पहाड़ भी छोड़ दिया है, पेंगोंग सू भी छोड़ दी है, वो सारी चोटियां भी छोड़ दी हैं, कैलाश भी छोड़ दी है। और उस पे इंडियन एक्सप्रेस अब क्या चीख रहा है, वो कह रहे हैं कि वाई कैलाश रेंज मैटर्स। भाई, कैलाश रेंज उनके लिए मैटर इसलिए करती है कि जो है वो कैलाश के ऊपर अगर आपने कैलाश छोड़ दिया तो फिर वो कौन सी जगह थी किस मंदिर तक जाने के लिए आप वो रोड बना रहे थे? वो तो कैलाश तक जाने के, देखिए ना, कैलाश तक जाने के लिए एक तो लंबा चौड़ा वो सिक्किम से आप जाएं, दूसरा ये था कि उत्तराखंड से जाएं, तीसरा ये था कि आप जो है वो काठमांडू से जाएं नेपाल में। तभी तो ये रोड बना था जो उत्तराखंड से सीधा जो है वो ऊपर लिपुलेख तक जाता था। तो उस रोड को जब आपने वो सारा का सारा इलाका सरेंडर कर दिया, ये बहुत बड़ा भौचाल। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट क्या लिख रहा है? अभी थोड़ी देर पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये बड़ी स्टोरी दी है कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एज बोथ साइड्स विथड्रॉ ट्रूप्स, डिड न्यू दिल्ली गेट अ पुअर डील? क्या गड़बड़ हो गई है? पुअर डील मिली है, डेस्पैच प्लान्स के ऊपर बात नहीं हुई, और उसके बाद ये
सारा मामला जो है ये, फिर उसके बाद वो इस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि बैड डील मिली है, डेस्पैंग को छोड़ दिया है, हॉट स्पिनिंग का जिक्र नहीं हुआ, गोगरा का नहीं हुआ और कैलाश को छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि कैलाश को छोड़ दिया आपने। अच्छा, अब इसके ऊपर एक तो साइड ये आ गई, दूसरी जो साइड है, देखिए एम के बद्रा कुमार उनके बहुत बड़े एक सफारतकार हैं, बहुत बड़े सफारतकार हैं, बहुत लिखते रहते हैं और उनको हमने सुना भी है, उनकी तहरीरें भी हमने पढ़ी हैं, सब कुछ हमने किया। तो अब देखिए ना कंट्रोल, अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक हाइट्स, ये देखें आप जरा साउथ चाइना मॉर्निंग, वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक हाइट्स जो हैं उनके ऊपर से कैलाश रेंज कवर द एंटायर लद्दाख एंड दे आर फर्मली इन अवर टेरिटरी बियॉन्ड एनी डिस्प्यूट। ये उनके जनरल जो है उनको कोट किया है, उनके जनरल्स को कोट करके वो कह रहे हैं, यानी इसमें ही आप देखें ना इन्वर्टेड कॉमर्स में उनके एक जनरल है, इंडियन जनरल, आर्मी जनरल, वो कह रहे हैं कि कैलाश से छोड़ दिया तो अब सो व्हाई विड्रॉ फ्रॉम देयर, इंडिया नाउ हैज नो लेवरेज ओवर चाइनीज ओवर व्हाट दे डिसाइड टू डू इन डेस्पैंग, हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा। यानी मुकम्मल तौर पे ये सरेंडर है, टोटल सरेंडर। अच्छा, और इसी को फिर बाकी उनके अखबार आजकल में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर एम के बद्रा कुमार की जो मैं बात कर रहा था, एशिया टाइम्स में उन्होंने क्या लिखा है, वो कहते हैं यूएस इंडिया प्लॉट रॉन्ग कोर्स इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, ये एशिया टाइम्स है जी। और अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये अमन 21 जो नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं इस साल, ये 2 सालों के बाद जो पाकिस्तान नेवी करवाता है 2007 से लेके कराची में, इसमें 45 नेवी शरीक हो रही हैं। अच्छा, एम के बद्रा कुमार लिख रहे हैं इसमें एशिया टाइम्स में, सिंगापुर का हम पहले भी डिस्कस करते हैं, बड़ा न्यूज़पेपर, वो कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वही रशिया और अमेरिका और ये सारे पहली दफा इकट्ठे हो रहे हैं, वही कह रहे हैं इसमें तफसील के साथ। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया इसको नहीं, इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया की पॉलिसीज गलत हैं, अमेरिका गलत कर रहा है पॉलिसी। और अगर स्लाइड चेंज हो तो हम थोड़ा सा आगे भी बात कर लें। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए रशिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज नॉन नेटो मेंबर्स के साथ पहली दफा कर रहा है एक डिकेड में, और उसके बाद वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो इंडिया है वो एक गलत जगह पे जाके फंस गया है। उनकी आइसोलेट पाकिस्तान करने की जो कैंपेन थी वो सीरियसली उसको नहीं लिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। एम के बद्रा कुमार का आर्टिकल है। और इंडिया की जो पाकिस्तान पॉलिसी थी वो इट हैज लैंडेड इन कल्डिसैक, वो फंस गई है बंद गली में जी। अच्छा, इट लैक्स क्रेडिबिलिटी एंड हैज नो फ्यूचर, अ कोर्स करेक्शन इज ओवर ड्यू। हमें भारत को पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, आइसोलेशन की पॉलिसी फेल हो गई है। वही पॉलिसी जो कंटेन चाइना वाली भाई 45 मुल्कों को लेके पाकिस्तान उनकी बैरिया के साथ अमन के ऊपर जो है वो वहां पे मशकें कर रहा है समंदर में। और साथ ही उन्होंने फिर ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल कहते हैं कि मॉकरी, अमन 21 जो है इट मेक्स अ मॉकरी of India's aspiration to be net security provider for littoral states in the, ये तो मौकरी हो गई, मजाक उड़ गया। पार्टिसिपेशन ऑफ बांग्लादेश श्रीलंका इन द नेवल एक्सरसाइजेज इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहां पे बांग्लादेश और श्रीलंका की फौज है तो कर भाड़ जो करे हो। अब वो कह रहे हैं कि भाई इमरजेंट एशियन सेंचुरी फलाना ढिमाकना यूनाइटेड स्टेट्स की वो सुइज मूवमेंट आने वाली है। बड़ा अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूं कि जब तक देखें जंगे मसाइल का हल नहीं है, इंडिया को पहली बार, इंडिया को भी नहीं, मोदी सरकार को पहले अपनी कौम को ये वाजे करना पड़ेगा। उनकी बेचैनी पड़ रही है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से लेके एशियन टाइम्स से बाकी अखबारों में हर जगह कि कैलाश की पहाड़ियां आपने कैसे छोड़ दी। आपको पहले चाइना यहां तक धकेल के ले गया और फिर उसके बाद आपसे कहा कि हम भी पीछे हटते, तुम और पीछे हटो। यानी अब कभी अजीबोगरीब मामला है, यानी पहले यहां धकेला और फिर कहा कि अच्छा हम पीछे जा रहे हैं तुम भी पीछे जाओ। तो वो तो अपनी टेरिटरी में ही पीछे जाते जा रहे हैं, ये भी पीछे जाते जा रहे हैं। तो चाइना तो, और बीच में बफर जोन बन गए, यानी नो मैन। तो इसके ऊपर है फड्डा। और ये बैड डील कैलाश की पहाड़ियों को छोड़ने का मुआहदा करके आ गए हैं। वो कैलाश की पहाड़ियां जहां पर वो शिवाजी बैठे, फिर चाइना के हवाले कर दिया शिवाजी को, फिर बेच दिया मोदी ने। देखें ये कोई मजाक कर रहा है। एक दफा जाके देखे चाइना आगे आ रहा था, इन्होंने रेस्क्यू किया था शिवाजी को बचाया था, जाके चढ़ गए थे, फिर ये शिवाजी को छोड़ के आ रहे हैं चीनियों के हाथ। ये क्या जलालत है? मतलब देखे ना, ये तो मतलब ना अपने लोगों को बताएं तो सही, ये लावा वहां पक रहा है। अच्छा, साथ ही दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जनाब उन्होंने एक नया सजेशन दे दिया है। उनका फॉरेन पॉलिसी जो है,
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि अमेरिकाज इंडिया प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट रशिया। ऐसा करें आप, अब देखें बाइडेन को कहां फंसा रहे हैं जाके, ये बाइडेन को भी, सबको वो कह रहे हैं कि आप जरा जो आपने पाबंदियां लगाई हैं रूस के ऊपर, ये नवलने के हवाले से बाकी उनको जरा भूल जाएं और इंडिया को इजाजत दे दें कि वो रशिया से असला खरीदे। अच्छा। हमसे नहीं, रशिया से खरीदे। और ये हमारे वाशिंगटन के इंटरेस्ट में है कि वो रशिया से असला खरीदे। जो रशिया से असला खरीदेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका कह रहा है जैसे S-400 लिया था अर्दोगन ने, तो अर्दोगन तो नेटो का मेंबर भी अभी तक है, तो अर्दोगन ले सकता है, तो इंडिया को भी इजाजत दे दें। इंडिया अगर रशिया से वेपन्स लेगा तो थोड़ी सी जो है वो दूरी पैदा हो जाएगी रशिया और चाइना की, और इंडिया की पोजीशन जरा बेहतर हो जाएगी कि उसके सारे अंडे हमारे टोकरे में नहीं पड़े वो कहीं और। तो आप रशिया पे पाबंदियां लग गई तो फिर इंडिया कहां से असला खरीदेगा? आप तो पाबंदियां लगा रहे हैं। अब जनाब बाइडेन साहब फंसे हुए बीच में, और ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है कि इधर जाना है, यानी रशिया या तो असला दें आप मजीद इंडिया को, इंडिया अमेरिकन असला कैसे लेगा? और क्या इन हालात में, जबकि देखें अभी तक इशू दूसरा था, अभी तक ये इशू था कि एक आपके स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं, ये क्वाड है सारा, अब चाइना के खिलाफ अमेरिकन असला अगर आप दे रहे हैं, अब जरा सोच समझ होल्ड ऑन करें ना। आपने मुआहदे पहले किए हुए थे इंडिया से, फ्रांस का था, हमारे साथ बहुत सारे मुआहदे हैं, हम चाइना के साथ असला लेते हैं, बाकी मुल्कों से हम लेते हैं, लेकिन हालत जंग में अगर अमेरिका इंडिया को असला देता है तो चाइना के अगेंस्ट ही देगा। तो बात ही, जो भी मुल्क अब इंडिया को असला देगा, जो मैंने कहा कि पहले तो मोदी साहब ने इस मसले से निकलना है, सफारतकारी के थ्रू ही होगा, जंग के थ्रू नहीं कर सकते, और ना जंग हल है। सफारत का पहले ये बताएं कि ये मुआहिदा क्या है डिसएंगेजमेंट वाला, ठीक है, कि क्या अपने पहाड़ों से अपनी जगह आप सरेंडर करके आ रहे हैं सारा, और नोमैन लैंड कैसे, वो तो आपका इलाका था, उसमें आप कह रहे हैं कि हम दाखिल नहीं होंगे दोबारा। पहले तो ये बात क्लियर करें। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसका सफारती हल निकालें। जंग हल नहीं है। आपने जो एक अहमकाना हरकत करके कि टिकटॉक बंद हो जाएगा, हम जो पहाड़ों पे चढ़ गए वहां पे, इसका एक सफारतकारी का एक हल निकालें और उसको तरीके के साथ। सवाल ये कि क्या भारत झूठ बोलेंगे? नहीं, मसला ये है कि सपोर्ट कर सकता है। नहीं, सरेंडर हो गया ना, सरेंडर हो गया है। अब वहां पे बैड डील क्या होती है? बैड डील का मतलब है सरेंडर। आपने सरेंडर कर दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, फिर वो अमन जो 21 है तो आपने कहा आइसोलेट, उसमें अमेरिका, नेटो, रशिया, चाइना, मुझे बताएं वो अमन 21 और इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी, ये हमने क्या भाड़ियों की बैठ के यहाँ पे, श्रीलंका, बांग्लादेश भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो बात यह है कि इसको इतने भौंडे अंदाज के अंदर इसको इंडिया ने डील किया, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, अपने लोगों को इत्मीनान देने, जंग से ओवरऑल डिप्लोमेसी भी और तरीके से देखें। ये बातें छुपने वाली हैं। अब वो जो एशिया टाइम्स लिख रहा है, उधर से बिजनेस इंसाइडर लिख रहा है, उधर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये क्या बैड डील, दूसरे अंदर से फौज के अंदर जो है वो बेचैनी पैदा हो रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, एक और टेंशन डेवलप हो रही है, और वो डेवलप हो रही है ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान के हवाले से टेंशन ये डेवलप हो रही है कि एक तो ये नहीं, एक तो ये है कि एक तलखी तो पैदा हुई है रजब तैयब एर्दोगन और प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, बहुत शदीद, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट जो कह रहा है कि टर्की एक्यूजेस, मैं सिर्फ ये एक बात शुरू कर दी, जुमला कंप्लीट कर दूं। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं टर्की एक्यूजेस यूएस ऑफ सपोर्टिंग कर्डिश मिलिटेंट्स आफ्टर 13 टर्किश होस्टेजेस आर किल्ड। अच्छा, अब वो जब उन्होंने कंडेम किया है, अमेरिका की तरफ से कंडेम किया गया है इसको, लेकिन उस कंडेम करने को टर्की नहीं मान रहा। टर्की जो है वो कह रहा है, मुसलसल ये बात कर रहा है कि नहीं, ये बहुत कम है, और आप जो हैं वो PKK को आपने सपोर्ट किया है, और उसके आपकी सपोर्ट के नतीजे में ये जो दहशतगर्द तंजीम है जो तुर्की के अंदर 1974 में तो खैर बनी थी, लेकिन उसके बाद जो कल हमने जिक्र किया था, और उसके बाद जो है वो 1984 से तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बम धमाकों में मुलविस रही है। दहशतगर्द तंजीम है, इसको किसकी सपोर्ट हासिल है? जिसने हमारे 13 जो मगवी लोग थे, अमेरिका को उन्होंने आप कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके आपसे। एरबिल में इसके साथ ही वो अटैक हुआ दोबारा। एरबिल कुर्दिस्तान का इलाका है जो कि सीरिया में और इराक में मौजूद है, और वहां पे एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर मर गए बहुत सही। आपसे मजीद बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप कुर्दिस्तान में अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत के मामले पर बात कर रहे थे। जरा जाते हैं रीजन के ऊपर, लेकिन पहले जरा मैं बात करूं कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये और उससे पहले जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि आज जैसे मैंने कहा कि सुबह ये हुआ कि तमाम मुकदमा जो है वो डिलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ सदारती रेफरेंस सुनेगी, जो कि डे टू डे बेसिस पे होगा और उसमें यह तय होगा कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो क्या अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी भी आज ही उन्होंने भी फरीक बनी पीपल्स पार्टी, और उसमें उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इलेक्शंस बहुत करीब आ गए हैं और ये मामला तय होना ज़रूरी है। तो हुकूमत ने इसके ऊपर कानून साजी नहीं की हुई थी। पहले हुकूमत की कैलकुलेशन ये थी कि क्योंकि चार्टर और वो खुद भी कह चुके हैं, क्योंकि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2006 में, उसमें ये हुआ है, दोनों पार्टियों ने तय किया हुआ है, ये इमरान खान साहब को गलत मशवरा दिया गया और उन्हीं पार्टियों के वो जो अंदर यहां पर आए हुए लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि जब सदारती ये ऐसे करवा लें और सदारती रेफरेंस के थ्रू कोई मसला ही नहीं है। उन पार्टियों ने उसमें से कौन कौन सी शिक ऐसी है जिसके ऊपर आज तक काम किया है? उसमें तो यह भी लिखा था कि एमकेएम को इत्तेहादी नहीं बनाना, उसमें तो यह भी लिखा था कि कोई डील नहीं करेगा, कोई एनआरओ तो एक पार्टी का हुआ दूसरे का हुआ, सब आ गए दोनों वापस, इसको छोड़ दें। 2007-6 का किधर गया मिजाक जमहूरियत, वो मजाक जमहूरियत बन गया था उसी वक्त। असल इशू है उसकी बुनियाद पे इनको कहा गया कि जी कोई मसला ही नहीं है इमरान खान साहब को, वो तो 2 मिनट के अंदर होगा और वो तो पार्टियां मान जाएंगी। उन्होंने मानना नहीं था, ये तय था बिल्कुल, ये बिल्कुल तय करके जो मैं बात कहता हूं ना कि खान साहब को बिल्कुल वो एक तरफ ले जाके उन्होंने दीवार से, क्योंकि हो जाएगा सर, इशू नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा मैं तो ओपन हाथ खड़े करके उन्होंने कहा शो होगा, ये तो ये पार्टियां, उसके बाद सदारती रेफरेंस चला गया। उसके बाद इन्होंने उन पार्टियों से कहा कि आप हमारा साथ दें क्योंकि आपने किया हुआ है वो मुआहिदा 2006 के अंदर, तो आप वहां कानून साजी करें। उन्होंने कहा हम क्यों करें, उन्होंने कहा हम क्यों करें, क्योंकि उनको पता है कि इनका ये तो फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा हम क्यों करें, उन्होंने कहा इसलिए आप करें कि आपने 2006 में आपस में नहीं तय किया था, इसलिए आप हमारे साथ करें। उन्होंने कहा हम क्यों करें भाईजान, आप करो, हम तो नहीं करेंगे। अच्छा, अभी अब हुकूमत, अब अजीब हो गया मामला। मैंने कहा ना इधर भी हैं, वो सारे एक ही बैठे, वो इमरान खान साहब को उधर फंस गए। अच्छा, उधर फंसे, उसके बाद जनाब उधर से अच्छा लोग एमपी जो बाकी देखें, मैं बिल्कुल सबके बारे में बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं एक दफा आए हैं तुक्के में आ गए हैं तो यार 8, 10, 15, 20 करोड़ भाव बढ़ाओ और लो, ठीक है ना। खुफिया बैलेट का तो मतलब मसला ये है ना कि वो नहीं, खान साहब को 2018 में मिली थी कैसेट या 2021 में मिली है, कब मिली है, टेपें कितनी मिली हैं, कितनी उन्होंने देखी, वो बात नहीं कर रहे, वो बाकी लोगों के नाम भी नहीं ले रहे, उनके पास ही घूम रहे हैं। और बाकी दूसरी बात यह है कि वो इस मरहले पे जाहिर है कि वो आप देखें ना कि एक वो खुर्रम लगारी साहब से मिले, लेकिन वो क्या सबसे मिलेंगे, क्या हर एक को मनाएंगे, क्या वो आमिर लियाकत साहब से भी मिलेंगे, आमिर लियाकत साहब को क्या कहेंगे? नहीं, भाई मसला ये है कि एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूं ना। अच्छा, वो बगावत नहीं करेंगे पार्टी से, बेशुमार लोग हैं, वो ओपन ही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उस दिन गैर हाजिर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मसला है, कोविड है, फ्लाइट लेट हो गई, होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। टायर पंक्चर हो गया किसी का, गाड़ी का, किसी का अल्लाह ना करे वो बुखार चढ़ गया, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, गड़बड़ हो गई। तो मसला ये है कि वो नहीं आए लोग। और हफीज शेख साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे पाक साहब आदमी हैं। हफीज शेख साहब जो है वो पार्टियां नहीं बदलते, वो हुकूमतें नहीं बदलते। ऐसा नहीं होता कि वो एक हुकूमत चली गई तो आप कहेंगे दूसरी हुकूमत, इसमें हफीज शेख साहब की गलती नहीं है। हफीज शेख साहब अपनी जगह पे रहते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, वो बैठे होते हैं, हाँ नहीं बैठे होते हैं ना अपनी जगह। मुशर्रफ साहब के साथ देखें, पहले उनके मुशर्रफ साहब वो तो बैठे हुए हैं ना, वो अपनी जगह, वो कहीं नहीं जाते, वो अपनी जगह पक्का जम के बैठे, उन्होंने थोड़ी वो अपनी जगह बैठे हैं वफादारी के साथ। अब मुशर्रफ साहब चले गए, उनके जरदारी साहब आ गए, वो बंदा नहीं हिलता अपनी जगह से, मैं बता रहा हूं ना। जरदारी साहब आ गए, फिर जरदारी साहब चले गए, तो इमरान खान आ गए। इसमें हफीज शेख की क्या गलती है? कोई गलती हाँ, वो क्यों आनियां जानियां लगाई हुई लोगों ने भाई? मुशर्रफ को रखते आप या जरदारी साहब को रखते हैं, इमरान खान, तो वो अपनी जगह है, आइंदा भी रहेंगे। तो मसला यह है कि वो साइडों के लोग भाग जाते हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? हफीज शेख साहब तो साबित कदम शख्स है। अच्छा नहीं, अच्छा मसला यह है कि अब वो हफीज शेख साहब के लिए अब कौन आएगा और आके वो जो है वो हफीज शेख साहब के लिए वोट डालेगा, और फिर हफीज शेख साहब जो हंसते, अच्छा हफीज शेख साहब है ना जरा टेक्नोक्रेट से आदमी ना, तो थोड़ा कभी कभी मेरे साथ तो अच्छी उनकी गपशप है, लेकिन लोग उनको जरा वो आदम बेजार से नहीं होता कि नहीं मिलना यार, छोड़ो जाओ यार, वो बहुत आपने कम देखा होगा, एक्सीडेंट भी कम करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कम करते हैं, वो मुआशी पॉलिसियां भी कम बताते हैं।
IMF के साथ मुआहदे क्या हुए हैं वो भी कम बताते हैं, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं अब ये भी कोई नहीं बता रहा, इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, क्यों, क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा। खान साहब ऐलान करके आ जाते हैं, खान साहब ने ऐलान किया ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैं खोलता हूं और आपको रियायत दूंगा, सब कुछ। खान साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि आप तो ये तो बिजली की कीमतें आप कम कर नहीं सकते, मुआहदा हमने बिजली की कीमतें बढ़ानी है। तो बात यह है कि अब वो खान साहब को मतलब एक दफा खोल के बता दें कि खान साहब आपने ये करना है, ये नहीं करना, जो कर्जा लेते जा रहे हैं, कर्जा लेते जा रहे हैं। मतलब एक हुकूमत में कर्जा लिया उन्होंने, अगली हुकूमत आ गई, अगली हुकूमत में आकर उन्होंने कहा कि ये जो पिछली हुकूमत में लिया किसी ने, इमरान खान से पूछा किसने लिया, कहा मुझे नहीं पता, जरदारी साहब ने लिया। जरदारी साहब के वजीर खजाना कौन थे, वो यही थे। अच्छा उससे पहले जरदारी साहब आए, जरदारी ने पूछा ये क्या, किसने गड़बड़ की, कहते मुशर्रफ साहब ने। मुशर्रफ साहब के वक्त में कौन था, हफीज शेख ही थे। तो कहते हैं वो वाला, फिर कहते हैं वो वाला। अच्छा अब उनको बताया इमरान खान साहब को कि ये तो जरदारी साहब और मुशर्रफ साहब वाला सारी गड़बड़ है। अच्छा कहते हैं अच्छा ये तो उनकी गड़बड़ है, ये नहीं बताते कि मैं था वजीर खजाना बना दो। मैं बता रहा हूं ना। नहीं अब मसला ये है कि वो हफीज शेख अब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये इधर से कर्जा, ये कर्ज कितने, अब आज IMF का कर्ज हो गया, बड़ी अच्छी बात है। कंडीशन क्या है कोई नहीं पूछ सकता, शराइत क्या है कोई नहीं पूछ सकता। भाई कर्जा मिलना इशू नहीं है, इशू ये है कि ये कितना कर्जा कितना लेंगे और कितना उसके बाद ये क्या इसमें से सूद अदा होगा, क्या होगा, मतलब इस कर्जे का मैंने क्या करना है। जब महंगाई कम होगी, कोई बिजली के वो कर्जा ले लिया, कर्जा मिलना बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब आपने कोई शराइत पूरी की है, उनकी कौन सी शराइत पूरी कर दी है, ये मजीद महंगाई नहीं, महंगाई, बिजली की कीमतें। और देखें अब ये अब खान साहब का ये नहीं है नुक्ता, जो उनका जहन है कि मैं रिलीफ दूं, रिलीफ खजाने की कुंजी तेरे पास है। वो बच्चे लिखते थे ना, अगर पास कर दे तो क्या बात है, वो पर्चे के पीछे बच्चे इम्तिहान में लिखते थे, खजाने की कुंजी जो है वो हफीज शेख साहब के पास है। अब हफीज शेख साहब जो हैं वो एक दफा जरा खुल के बताएं कि आखिर करना क्या है। मतलब ये जो आया IMF का आ गया कामयाबी, वो बड़ी बात, कामयाबी हो गया सर। वो भाई कंडीशंस क्या है, IMF ने क्यों दिए आपको, क्या बातें करके आपने उनको खुश कर दिया, आगे क्या। उमर अयूब भी गायब है, बाकी भी गायब है, वो अमाद अजहर भी नहीं बात करते, अच्छे लोग जो बात थोड़ी बात बता देते थे लोगों को, वो सारे गायब हैं। खान साहब का भी व्यू नहीं है। ऊपर से आगे जनाब ये आपका इलेक्शन आ गया सेनेट का, और जैसे कि उन्होंने बात की, शाह खबर साहब ने भी और बाकी जो आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इसमें सादा अक्सरियत चाहिए, जितने लोग मौजूद हैं उतने ही लोग, अगर ज्यादा अपोजिशन लेकर आ गई तो अपोजिशन। और इसमें अब इमरान खान साहब कैसे यकीनी बनाएं अपने MNAs को, MNAs को कह रहे हैं ना खुल के, देखिए ना एक से वो मिल रही है खुर्रम लगारी साहब से, खुर्रम लगारी साहब ने आगे जाकर तस्वीर उतरवाली उनके साथ, क्या कहते हैं, उस्मान बुज़दार साहब के साथ। वोट तो फिर भी खुफिया डालेगा। सूबों की वोटों की इतनी अहमियत नहीं है। सिंध से कौन जीतता है, फैसल वाउडा जीतते हैं, पंजाब से कितनी सीटें निकलती हैं, इधर से इमरान खान साहब के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौमी असेंबली से, क्योंकि इमरान खान सूबाई असेंबलियों से नहीं जीते, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो वजीर आजम है, तो कौमी असेंबलियों के वोट, अब हाजिरी को यकीनी कौन बनाए कौमी असेंबली के अंदर कि उस दिन तमाम के तमाम लोग हों, खुफिया जो है वो वोटिंग हो रही हो, और वो जाके वोट भी नहीं हफीज शेख को वोट डालें। अच्छा, और हफीज शेख साहब को वोट डालें, और हफीज शेख साहब को मतलब इमरान खान साहब ने आज बात सुनने से इनकार कर दिया ना कि मैं मजीद बात नहीं सुनूंगा, किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। बलूचिस्तान से कोई कह रहा है तो बलूचिस्तान से जिसने जो कहना है कहे, कहता रहे, सिंध से जिसने जो कहना है कहता रहे, पंजाब से जो कहना है कहता रहे। उन्होंने अपनी सीटें वीटें जो भी उनका था वो आज उन्होंने कहा बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, जब दैट्स इट हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो पार्टी के जो लोग हैं वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसे लेंगे, लेकिन वो एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ना कि इस मरहले पे हमारी बात कोई इमरान खान साहब कोई ना कोई बात सुनी जाएगी। आमिर लियाकत साहब ने तो बरमला कह दिया कि वो वोट भाई मसला ये है कि खान साहब ने, अब इसका मतलब है कि जो 3 दिन थे, लेकिन सुबह थोड़ी सी एक हुकूमत की तरफ से एक अच्छी बात आई थी कि 3 रोज तक इमरान खान साहब जो है वो अराकीन पार्लियामेंट से मिलकर उनको कायल करेंगे। छोटी मोटी इशूज हैं, किसी का ये इशू आप हमें मिलते नहीं है, ये नहीं है, वो देखिए हमारी सड़क खुदी हुई है, ये है, इलेक्शन करीब आ रहा है, कोई फंड दे दें हमें, कोई पार्क बनवाना है, ये बनवाना है। तो बहुत से लोगों से जिनसे मेरी कल भी बात हुई PTI की, वही कह रहे थे कि यार ये अच्छा है यार, खान साहब ने हमसे मिलने का फैसला किया। और हमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें मैसेज भी आ रहे हैं शायद कि खान साहब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों, 3 दिन तक खान साहब कोई। आज लेकिन ये हुआ कि खान साहब जो है वो एक इजलास की खबर आई, इजलास हुआ है तर्जुमानों का, बाकी का हुआ, और उसके साथ ही फिर उसके बाद ये आ गई खबर कि फैसल वाउडा उन्होंने जो मशवरा था लोगों का वो उन्होंने रद्द कर दिया। अपनी पार्लिमानी बोर्ड या जो भी उनके तर्जुमान जो मशवरा उनको दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो फैसल वाउडा को दूंगा, ये मुश्किल वक्तों में मेरे साथ खड़ा रहा है।
ये मुश्किल वक्त कौन से थे, मैं इस पे बाद में बात कर लेंगे। फैसल वाडा भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन कौन से मुश्किल वक्त में साथ खड़े थे इस पे ज़रा गौर करना पड़ेगा। लेकिन 12 उन्होंने कहा मैं फैसल वाडा साहब को दूंगा। फैसल वाडा साहब को मिल गया टिकट। अच्छा, इसी तरह से वो हफीज शेख साहब तो खैर पहले फाइनल हो गया था इस्लामाबाद से, उन पे इशू नहीं था। उधर नून में भी फटा सुना पड़ा हुआ है, लेकिन नून में फटा तो सूबों का है ना भाई, नून में तो सूबों में फटा है ना कि पंजाब से उसको देना है, किसको देना है, किसको देना है, सिंध से किसको देना है, आगे पीछे। वो नून के अंदर नून का कोई कैंडिडेट नहीं है, पीडीएम के कैंडिडेट हैं। इशू ये है कि पीडीएम, अच्छा पीडीएम इसी दौरान जो है वो पंजाब में एक्टिव होकर उनके एमपीएस को, सिंध में तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल और एक बड़ा ग्रुप, ये धड़ा टूट के अलग हो रहा है पीटीआई का। ये अब खान साहब के, ये जो मैंने कहा ना कि इनको फौरी तौर पे या तो असद उमर साहब को या परवेज खटक को, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बाहर चले गए, वो नाराज हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब नाराज इसलिए है कि एक तो यूसुफ गिलानी हो रहे हैं दोबारा, इनकी आपस में बनती नहीं। मैंने आपसे कहा ना जरदारी साहब ने, पार्टी से नहीं जरदारी देखें, नहीं बस वो उनको पता है कि वो जो है वापसी के ख्वाहिशमंद नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना बात। जिस जगह से, वैसे तो पार्टियों में है ना सारे, लेकिन ताकत का एक मरकज होता है, बिल्कुल ठीक है ना। निजाम शमसी सूरज के गिर्द घूमता है ना, फिर उसमें शुआएं निकलती हैं। सूरज जो है उससे जो है वो, देखें ये है शाह महमूद कुरैशी, ये है इमरान खान, ठीक है। इमरान खान से तो करीब है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी सूरज के गिर्द, सूरज से भी करीब है ना, तभी तो इधर घूमेंगे वो। तो सूरज के गिर्द शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा यूसुफ गिलानी करीब है। अच्छा जी, निजामी शमसी है ना उसकी गिर्द। तो मसला यह है कि वो जो ताकत का मरकज है, रोशनी का मरकज, शाह महमूद कुरैशी को अच्छी तरह पता है कि यूसुफ, क्योंकि उस वक्त जब चुनना था जरदारी साहब ने वजीर आजम, तो वजीर आजम जब चुनना था तो मौदूम अमीन फहीम, शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी में तब भी वैसे तो सूरज जो है, सूरज का जो ज्यादा टिल्ट हो गया था वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ हो गया था, ठीक है। इसी वो वजीर आजम बन गए। तो ये जो दूसरा सितारा जो सियारा घूम रहा था आसपास, उन्होंने कहा कि इसको वजीर खारजा बना दें, वजीर खारजा बना दें, उसको खारजा बना दिया। अब वो सूरज का जो झुकाव, शाह महमूद कुरैशी तो जानते हैं ना, वो भी तो सूरज के गिर्द घूमते रहे सियारे हैं, बड़े क्या पता घूम रहे हो। नहीं, पाकिस्तानी सियासत में सूरज के गिर्द घूमे बगैर तो फिर वो उधर क्या होता है, वो टूटा हुआ तारा नहीं गिरता ऊपर से आके, निजाम शमसी अलग हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या टूटा हुआ तारा बना दिया उनको, नहीं वो सूरज तो वो उसको शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका गालिबन इस पे दिल थोड़ा सा उदास है, तो वो मिस्र निकल गए। चले आने वाले दिनों में मज़ीद आपसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।